इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है? ए बॉडी विच रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन इमीडिएटली एंड कंप्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स फ्रॉम इट। कोई भी ऑब्जेक्ट है एक, ठीक है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो वो फोर्स क्या वर्क काम करेगा? उस बॉडी की कन्फिग्रेशन में चेंज लाने का काम करेगा, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्योंकि हमने डिस्कस किया था डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, डी का मतलब दोबारा और फॉर्म का मतलब बनाना, यानी वो फोर्स जो किसी बॉडी की कन्फिग्रेशन को दोबारा बनाएगा। और जब कन्फिग्रेशन को दोबारा बनाएगा तो उसमें कुछ चेंजेस भी आएंगे ना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है? वो फोर्स जो किसी बॉडी की साइज शेप में चेंज लाने का काम करता है, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी बॉडी होती हैं? वो बॉडी जब हम उन बॉडीज़ के ऊपर से फोर्स को हटाते हैं तो वो कम्प्लीटली और इमीडिएटली अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को वापस गेन कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रबर बैंड है, उसको हमने दोनों एंड से स्ट्रेच किया तो उसमें चेंज आया ना, जो फोर्स हमने लगाया है, यानी दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी उस फोर्स की वजह से उसकी कन्फिग्रेशन में कुछ चेंज आया रबर बैंड की कन्फिग्रेशन में, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने उस फोर्स को हटाया तो उस रबर बैंड ने क्या किया? अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लिया। तो जो रबर बैंड है वो कैसी बॉडी है? एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। ऐसे ही बलून है, बलून के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी कन्फिग्रेशन में चेंज आता है, लेकिन जैसे ही हम उस फोर्स को हटा लेते हैं बलून अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर लेता है। इसलिए बलून, रबर बैंड, ये सारी कैसी हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कौन सी होती हैं? इलास्टिक बॉडी से जस्ट अपोजिट होती हैं। प्लास्टिक बॉडी वो बॉडीज होती हैं जब उनके ऊपर से हम फोर्स को हटाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को कंप्लीटली और इमीडिएटली वापस गेन नहीं कर पाती, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम आटा गूंथते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? हमने फोर्स लगाया तो जो शेप उसमें जो चेंज आता है वो परमानेंटली बना रहता है, क्लियर है। यानी जो आटा है वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स वापस गेन नहीं कर पाता। तो जो डो है, ठीक है, वो कैसा है? एक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। ऐसे ही वाल पुट्टी है, वो भी कैसी है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। ऐसे ही वैक्स वगैरह है, उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी कन्फिग्रेशन में जो चेंज आता है वो परमानेंटली होता है, वो अपनी ओरिजिनल शेप को वापस गेन नहीं कर पाता। कब? जब हम उस फोर्स को हटा देते हैं उसके बाद भी, ठीक है। और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का हमने एग्जाम्पल लिया ही है कि जब हम किसी रबर बैंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप में क्या आता है? चेंज आता है, लेकिन जैसे ही उस फोर्स को हम हटा देते हैं वो जो रबर बैंड है वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है। दैट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, क्लियर है। अब हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चेंजेस देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि डिफॉर्मेशन है क्या। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो इलास्टिक चेंज और प्लास्टिक चेंज में डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है जो इलास्टिक चेंज होता है ना, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है कब? जब हम एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया है उसको हटा लेते हैं तब, क्लियर है। और ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ये क्या करता है? उस बॉडी की कन्फिग्रेशन में कुछ अल्ट्रेशन करता है, कुछ चेंजेस करता है, क्लियर है। तो वो जो चेंजेस होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। कब? आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। लेकिन जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? एक परमानेंट चेंज होता है किसी भी सॉलिड बॉडी की शेप में, क्लियर है। तो जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को हटा भी लेते हैं ना तब भी वो चेंज क्या बना ही रहता है, क्लियर है। नेक्स्ट डिफरेंस है जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्स, ठीक है। रिवर्स का मतलब जो चेंज आया है वो अपनी डायरेक्शन को मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फिर से वापस ले जा सके। तो रिवर्सिबल का मतलब होता है जो चेंज मतलब नेग्लिजिबल हो सके, यानी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस लौट सके जो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्सेस। लेकिन जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो कैसा चेंज होता है? वो होता है इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल का मतलब वो चेंज जो रिवर्स ना हो सके, यानी इसमें ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन ना कर पाए। नेक्स्ट डिफरेंस है जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो नॉन परमानेंट होती है, ठीक है, परमानेंट नहीं होती।
इसका मतलब ये है कि जो सब्सटेंस है वो अपनी इनिशियल स्टेट को दोबारा गेन कर सकता है, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। फिर है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, यानी जो भी चेंज सब्सटेंस के अंदर आएगा वो बना ही रहेगा। कब? जब उसके ऊपर से हम फोर्स या फिर स्ट्रेस को हटालेंगे तब भी। नेक्स्ट डिफरेंस है causes the chemical bonds of the substance to undergo stretching and bending। ठीक है, यानी जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ना, उसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है? स्ट्रेचिंग होती है, या फिर वो बैंड हो जाते हैं यानी मुड़ जाते हैं। कब? जब उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है उसमें क्या होता है? जो केमिकल बॉन्ड्स है ना वो स्ट्रेच या बैंड वगैरह नहीं होते, वो एक लिमिट आने के बाद डायरेक्टली टूट ही जाते हैं यानी ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टर्म है हमारी रिस्टोरिंग फोर्स। हमने एक टर्म की थी डीफॉर्मिंग फोर्स। डी का मतलब मैंने बताया था, डी या री, ये वर्ड्स जहाँ भी मिल जाए उनका मतलब होता है दोबारा। अब यहाँ पे री है, री का मतलब दोबारा, स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, प्राप्त करना। रिस्टोरिंग फोर्स यानी वो फोर्स जो बॉडी को उसकी इनिशियल स्टेट में लाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स विच टेंड्स टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स इनिशियल कन्फिग्रेशन। ठीक है, हमने जैसे कोई रबर है हमारे पास, रबर बैंड, ठीक है, उसको हमने स्ट्रेच किया तो जो वो चेंज आया उसकी कन्फिग्रेशन में, वो किस फोर्स की वजह से आया? वो डीफॉर्मिंग फोर्स की वजह से आया है। लेकिन अब जैसे ही हमने उस फोर्स को हटाया और उस रबर बैंड ने अपनी इनिशियल स्टेट को गेन कर लिया, ठीक है, जब जो फोर्स वर्क करेगा उसके मॉलिक्यूल्स के बीच, तब कौन सा फोर्स होगा? उस फोर्स को बोलेंगे हम रिस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट टर्म है हमारी, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं इससे पहले। जो रिस्टोरिंग फोर्स है, मान लो एक स्प्रिंग है, ठीक है, वो स्टैटिक है यानी रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन हमने उसको एक एंड से पकड़ के खींचा तो उसमें कुछ चेंज आया ना, यानी उसकी जो कन्फिग्रेशन उसमें चेंज आया। उसने मान लो जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है स्प्रिंग ने वो एक्स की है, ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो कितनी है? एक्स है, और हमने फोर्स कितना लगाया है? एफ। लेकिन अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, और किससे अपोजिट डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग ने डिस्प्लेसमेंट कवर की है। क्लियर? तो जो फोर्स यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? वो प्रोपोर्शनल होगा, वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है स्प्रिंग ने, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस क्यों? माइनस का साइन किस लिए? क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, किससे? जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स उससे। क्लियर है? तो ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके यूनिट एरिया पे कितना फोर्स वर्क कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। अब स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, उस फोर्स की जगह रिस्टोरिंग फोर्स भी हो सकता है और डीफॉर्मिंग फोर्स भी हो सकता है। क्लियर है? तो स्ट्रेस क्या होता है? दिस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए डीफॉर्म्ड बॉडी, क्लियर है, इज कॉल्ड स्ट्रेस। जैसे एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया स्मॉल है तो स्ट्रेस इसके लिए क्या होगा? एफ बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्ट्रेस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। अब अगर एरिया स्मॉल होगा तो स्ट्रेस क्या होगा? लार्ज होगा, और अगर एरिया लार्ज होगा, सेकंड डायग्राम में ये जो रेड बॉडी है, ठीक है, रेड ऑब्जेक्ट है, इसमें एरिया लार्ज है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा? स्मॉल होगा। क्लियर? अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल कब होगा? क्योंकि डीफॉर्मिंग फोर्स का क्या काम होता है? किसी बॉडी की कन्फिग्रेशन में चेंज लाने का। लेकिन अगर किसी बॉडी की कन्फिग्रेशन में कोई परमानेंट चेंज आए ही ना, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स और डीफॉर्मिंग फोर्स है वो तो इक्वल ही हो जाएंगे। क्लियर है? सेम हो जाएंगे। इसलिए स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऐसा यूनिट डिस्कस करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगी? तो देखो फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं हम? पास्कल। ये हो गया एसआई सिस्टम में।
और अगर सीजीएस सिस्टम में देखें तो फोर्स की सीजीएस सिस्टम में न्यूटन की जगह क्या हो जाएगी डाइन, और एरिया की मीटर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है ML T-2 और अपॉन में एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब L का जो लेंथ है उसका डायमेंशन भी हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं और जो ब्रेड्थ है उसका भी किससे कैपिटल L से। तो नीचे क्या हो जाएगा L² और ऊपर क्या है फोर्स का ML T-2। तो जब ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म के डायमेंशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ML⁻⁻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 ⁻
अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कि जो स्ट्रेस है वो कितने टाइप्स की होती है। तो स्ट्रेस 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकंड वन इज टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस है वो खुद 3 टाइप्स की होती है, टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो एक ही टाइप की होती है, इसी को हम टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, जब कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया के परपेंडिकुलरली वर्क करेगा ना, और जब उस बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर है। अब नॉर्मल स्ट्रेस हमने डिस्कस की 3 टाइप्स की होती है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं उसके एरिया के ऊपर, ठीक है, और उस बॉडी की लेंथ में इंक्रीज हो, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी। और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में उस बॉडी की लेंथ में क्या हो, इंक्रीजमेंट हो कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, जब वो जो स्ट्रेस सेटअप होती है उसको क्या बोलते हैं हम, टेंसाइल स्ट्रेस। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, कोई भी एक सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, इसके हमने एक एंड पे फोर्स अप्लाई किया, इसकी ओरिजिनल लेंथ थी स्मॉल एल, लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद जो इंक्रीजमेंट हुई लेंथ में वो डेल्टा एल हुई। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुई है ना लेंथ, तो इसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर है। ऐसे ही कोई स्प्रिंग है, उसकी ओरिजिनल लेंथ थी स्मॉल एल और फोर्स हमने एक एंड पे अप्लाई किया एफ, ठीक है, तो इससे इस फोर्स से जो चेंज हुआ लेंथ के अंदर वो क्या हुआ, डेल्टा एल। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो इंक्रीज हुई है ना, तो इस जब जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी इसको बोलेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर है। जैसे ये जो थर्ड डायग्राम है इसमें क्या है, स्प्रिंग को हमने दोनों एंड से स्ट्रेच किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ में कुछ इंक्रीजमेंट ही तो होगी ना, तो इस केस में जो स्ट्रेस सेटअप होगा इस स्प्रिंग के अंदर उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव यानी किसी चीज को कंप्रेस करें, ठीक है। अब किसी चीज को हम कंप्रेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लेंथ डिक्रीज ही होगी। क्लियर है। या फिर उसको हम ये बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस जो ऑब्जेक्ट है उसके डायमेंशन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, यानी उसकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तब जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेस सेटअप होगा उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी इफ देयर इज ए डिक्रीज इन लेंथ और कंप्रेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स देन द स्ट्रेस सेटअप इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, सेकंड डायग्राम में हमने स्प्रिंग को दोनों एंड से पकड़ के कंप्रेस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कम हो गई ना, डिक्रीज हो गई ना, तो इस केस में जो स्ट्रेस इसमें सेटअप होगी वो क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल लें, ये सिलेंडर है, इसको हमने ऊपर का जो इसका एंड है वहाँ से कंप्रेस कर दिया, तो इसकी जो लेंथ थी ओरिजिनल वो स्मॉल एल थी, लेकिन कंप्रेस करने के बाद इसकी लेंथ कुछ कम हो गई, वो मान ली डेल्टा एल कम हो गई। ठीक है, तो इस केस में लेंथ क्या हुई है, डिक्रीज हुई है ना, तो इस केस में जब जो स्ट्रेस सेटअप होगी उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो यहाँ पे है ना
इसका मतलब कुछ वाटर का काम होगा। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होती है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सॉलिड स्फेरिकल बॉडी किसके अंदर प्लेस्ड होती है, फ्लूइड के अंदर और हाई प्रेशर, ठीक है। यानी सॉलिड स्फेरिकल बॉडी इज प्लेस्ड इन फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर, क्लियर। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ वॉल्यूम में चेंज होता है, शेप में कोई भी चेंज नहीं आता ऑब्जेक्ट की में, क्लियर है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक फुटबॉल है, ठीक है, वो पानी के अंदर इमर्स्ड है अंडर हाई प्रेशर। तो इसमें जो इसकी शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप, वो कैसी है, स्फेरिकल है ना। तो इसकी हर एक डायरेक्शन में, बॉल के हर एक डायरेक्शन में क्या फोर्स वर्क कर रहा है, ड्यू टू वाटर। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम में तो चेंज आएगा बॉल की, लेकिन जो इसकी शेप है ना वो स्फेरिकल ही रहेगी। तो इस केस में जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, यानी ओनली चेंज इन वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज इन इट्स ज्योमेट्रिकल शेप, क्लियर है। जैसे इसकी बॉल की पहले वॉल्यूम थी v, जब हर डायरेक्शन से फोर्स वर्क कर रहा है तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, वो हो गई मान लो डेल्टा v। तो इस केस में जो स्ट्रेस सेटअप होगा वो उसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस का सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप तो था नॉर्मल स्ट्रेस, जिसके 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, और सेकंड है इसका टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। अब ये क्या होता है, जब कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे टेंजेंशियली वर्क करे ना, और उसकी क्या करे, शेप में चेंज ले आए विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। अब टेंजेंशियली फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट को छू के निकले, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई भी एक कमरा है, ठीक है, कमरे के बाहर खड़े होके हम एक दीवार के ऊपर मतलब फोर्स लगाते हैं टेंजेंशियली, ठीक है। अब वो मान लो दीवार कुछ डिस्प्लेस हो गई, यानी तिरछी हो गई, उसका बेस तो वही है लेकिन वो ऊपर से डिस्प्लेस हो गई, क्लियर है। तो वो कुछ तिरछी दिखने लगी, जो इस क्यूबॉइडल बॉक्स में दिख रहा है एक एंड कुछ तिरछा हो गया। अब देखो इसमें क्या कहा था कि इसमें वॉल्यूम वही रहेगी, शेप में चेंज आएगा। अब जो नेक्स्ट वो दीवार जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाया है उसके सामने जो दीवार है, अब वॉल्यूम क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो वो जो दीवार है, ठीक है, जिस दीवार के ऊपर हमने फोर्स लगाया है उसके सामने जो दीवार है वो भी नेक्स्ट डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, शेप में तो चेंज आ गया, जो क्यूबॉइडल रूम था, क्यूबॉइडल बॉक्स था, उसकी शेप में तो चेंज आ गया, लेकिन वॉल्यूम क्या रही, सेम ही रही, क्लियर है। और ये जो फर्श है वो किसकी तरह वर्क करेगा, कमरे का फर्श एक फिक्स्ड फेस की तरह। इसका एग्जांपल लें, जब हम ब्रशिंग करते हैं टीथ को तो कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। ऐसे ही जब हम पेपर कट करते हैं तो कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, शेयरिंग स्ट्रेस, क्लियर है। अब देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, है तो स्ट्रेस ये भी, तो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। और वो कौन सा फोर्स होगा, जो फोर्स हमने टेंजेंशियली लगाया है, और एरिया कौन सा होगा, जिस एरिया के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर लगाया है उसका एरिया, क्लियर है। अब ये देखते हैं कि जो स्ट्रेस है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। जो स्ट्रेस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसे, क्योंकि ये जो फोर्स है फॉर्मूला में, इसका भी हमने मैग्नीट्यूड ले रखा है, और जो एरिया है उसका भी क्या ले रखा है हमने, मैग्नीट्यूड ले रखा है। तो इसलिए जो स्ट्रेस है वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन इज इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट देखो, इलास्टिक या इलास्टिसिटी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या होती है, इलास्टिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसकी किस में हेल्प करती है, उसकी ओरिजिनल स्टेट को दोबारा गेन करने में हेल्प करती है आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है, एक मतलब फिक्स पॉइंट होता है, क्लियर। तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है, ये वो अपर लिमिट होती है किसकी, डिफॉर्मिंग फोर्स की होती है, यानी वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट में चेंज लाता है, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है, ये अपर लिमिट होती है डिफॉर्मिंग फोर्स की, ठीक है। तो कौन सी लिमिट होती है ये, जहाँ तक, जब तक हम इस पॉइंट तक अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब तक तो वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन कर लेगी, क्लियर है, कंप्लीटली। लेकिन जैसे ही ये लिमिट क्रॉस कर गई ना,
जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को इस लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट को या ओरिजिनल शेप और साइज को दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएगी। क्लियर है? यानी वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, सॉरी परमानेंटली क्या हो जाएगी, डिफॉर्म्ड हो जाएगी। उसमें जो चेंज आ जाएगा ना वो परमानेंट रहेगा, फिर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं लौट पाएगी। तो इस लिमिट को क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक लिमिट। क्लियर? तो ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।